रही है SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करी है, ये जीत एक ऐतिहासिक जीत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तो दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और दोनों राज्यों में किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में पहली बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से काफी ज्यादा यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करी है। इसी बीच आपको बता दें कि जिस दिन छत्तीसगढ़ का यहाँ चुनाव था, यानी कि जिस दौरान वोटिंग चल रही थी, 2 चरणों में वोटिंग थी यहाँ पर, 7 नवंबर और 17 नवंबर। उस दिन भी यहाँ पर आईडी ब्लास्ट की खबर सामने आई थी। और आज की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बनने के बाद ही आईडी ब्लास्ट की खबरें सामने आनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर अटकल और कयासों का बाजार जो है वो गर्म होना शुरू हो चुका है। क्या यहाँ पर ये सवाल उठना वाजिब हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही यहाँ पर ब्लास्ट होने शुरू हो गए हैं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे खास सहयोगी अमन जी यहाँ पर मौजूद है। अमन जी से जानना चाहेंगे कि देखिए, सरकार तीनों राज्यों में बन चुकी है, सीएम चेहरा भी यहाँ पर घोषित हो चुका है और अब लगातार यहाँ पर तीनों राज्यों से इस तरीके की खबरें आना कि यहाँ पर जो नेता है वे दल बदल भी यहाँ पर करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने देखा ही होगा कि तीनों राज्यों में यहाँ दिग्गज चेहरों को साइड कर कर एक नए चेहरों को लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं उन नए चेहरों से जनता नाखुश नजर आ रही है। क्या यहाँ पर जनता अब कोई बड़ा एक्शन लेती नजर आ सकती है? और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये ब्लास्ट की खबरें सामने आने क्यों लगी, अमन जी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज एक बड़ा दिन भी बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उनके जो मुख्यमंत्री है नए विष्णुदेव साय, वो आज 4-4:30 बजे के आसपास शपथ लेने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की। और उससे ठीक पहले जो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक जवान की शहीद होने की खबर आ रही है तो एक जख्मी हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से अभी सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले जिस तरह से अब लगातार इस तरह गतिविधि सामने आ रही है, लगातार जो नक्सली है वो एक्टिव हो रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, अपने आप में ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता में देखिए बड़े बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में आई है और लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी से वो निजात दिलाने के लिए जो है सत्ता में आए हैं, जो उन्होंने कर्म कांड किए तो उससे बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार में आए हैं। लेकिन अगर इस तरह की ब्लास्ट की खबरें लगातार आएंगी और इस तरह से जो जवान है वो शहीद होंगे तो अपने आप में ये चिंता का सबब है कि क्या वाकई जो राज्य के कह सकते हैं कि जो नक्सलियों के साथ में जिस तरह की मुठभेड़ों की खबरें लगातार आती रही थी, तो क्या एक बार फिर से वो ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे और क्या ज़्यादा इस तरह के कह सकते हैं कि ब्लास्ट करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हमने देखा इलेक्शन के वक्त भी ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई थी। एक बार फिर आज चूंकि एक बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ और बीजेपी के लिए भी कि उनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपना कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो ऐसे में उससे ठीक पहले इस तरह का ब्लास्ट होना अपने आप में कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि क्या जो नक्सली हैं एक बार फिर से उनका जो कह सकते हैं कि उतने सक्रिय नहीं थे, क्या एक बार फिर से वो एक बार फिर सक्रिय हो रहे हैं और क्या एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, चुनौती जो नए मुख्यमंत्री के सामने रहेगी नेहा जी की, क्या वो कानून व्यवस्था को बेहतर रख पाएंगे, क्या कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से रख पाएंगे? आपको अगर याद हो, जिस तरह छत्तीसगढ़ महज एक राज्य था जहाँ पर 2 बार में मतदान हुआ, एक बार 20 सीटों पर और एक बार 70 सीटों पर, जबकि अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये आंकड़ा था। तो कुल मिलाकर ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के ऊपर प्रभावी तरीके से खरा उतरना अपने आप में बीजेपी के लिए चुनौती है। किस तरह से बीजेपी चुनौती का सामना करेगी और जो नए मुख्यमंत्री हैं इन सब तमाम गतिविधियों का किस तरह से सामना करेंगे, किस तरह से इसके खिलाफ रणनीति बनाएंगे, देखना बेहद जरूरी होने वाला है। क्योंकि आज जब वो शपथ ले लेंगे उसके बाद ऑफिशियल तौर पर वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, पूरी बहुमत में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में इन चुनौतियों से निपटना उनके लिए कोई आसान काम नहीं होगा नेहा जी।
बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ जिक्र किया अमन जी ने। वाकई में ये देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ एक नक्सलवादी एरिया है, और जैसे कि यहाँ पर अमन जी ने भी बताया कि जो ये सीटों का आंकड़ा है 90 सीट, इतना बड़ा आंकड़ा नहीं था कि यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव किया जाए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नक्सलवादी एरिया की वजह से ये 2 चरणों में चुनाव रखे गए थे, 7 और 17 नवंबर को, और दोनों चरणों में यहाँ पर ब्लास्ट होने की खबर सामने आई थी। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उनके कुछ 1 से 2 व्यक्ति की यहाँ पर जो निधन की खबर भी सामने आई थी यहाँ पर। तो देखिए ये एक बड़ी बात है, और ये एक बड़ा सवाल भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जो कानून व्यवस्था है उसको अच्छे से संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर अटैक होते रहते हैं, नक्सलवादी एरिया होने की वजह से वहां पर देखा जाता था कि हर आए दिन वहां पर आईडी ब्लास्ट होने की खबर सामने आती है। तो देखिए अगला सवाल यहाँ पर मैं अमन जी से लेना चाहूंगी। अमन जी, जैसे कि आपने देखा कानून व्यवस्था को लेकर जब आपने जिक्र कर ही दिया है, तो मैं उत्तर प्रदेश में जाना चाहूंगी कि जब से वहां पर योगी आदित्यनाथ सीएम बने हैं, तो वहां पर ये कहा जाता है काफी लंबे टाइम से कि जो वहां पर कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो बड़ा ही सतर्क रूप से होकर चलता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को काफी ज्यादा अच्छे से संभाला हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि बाकी के जो राज्यों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वहां पर भी कानून व्यवस्था को अच्छे से संभालने की ही खबर सामने आएगी। देखिए बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में लगातार देखते सुनते आए हैं कि वहाँ पर जो कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित हैं, पूरी तरीके से नक्सली वहाँ पर अपना पैठ जमा कर बैठे हुए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी कोई बहुत सकारात्मक कह सकते हैं कि रिजल्ट सामने नहीं आए। और अब जबकि इस तरह का ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले सोमवार को भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें 2 कह सकते हैं लोग घायल हुए थे। तो ये बता रहा है कि इस तरह से नक्सल एक बार फिर से हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि आज जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आज उनके जो बीजेपी है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन है कि उनके नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, और उससे पहले इस तरह की घटना का हो जाना, इस तरह के हादसे का हो जाना, इस तरह का साजिश के तहत ब्लास्ट कर देना अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से नक्सली जो है अपनी पहुंच बताना चाहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि जहां चाहे जैसे चाहे वहां ब्लास्ट कर सकते हैं, अपनी पहुंच के एहसास करा सकते हैं। यही बात है, जो चुनौती है मेरे ख्याल में नेहा जी, कि जो नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव जो साय, उनको सामना करना पड़ेगा इन चीज़ों का कि कैसे इनको मैनेज करना है। और आपने यूपी का जिक्र किया चूंकि, और यूपी के बारे में लगातार ये कहा जा रहा है कि यूपी में जो कह सकते हैं कि बाबा का राज है, यानी कि योगी आदित्यनाथ का राज है, वहाँ पर बहुत जो है कह सकते चुस्त दुरुस्त है वहाँ की शासन व्यवस्था। लेकिन लगातार वहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हालांकि कई मोर्चों पे कहा जा सकता है कि योगी सरकार अच्छा काम करे, लेकिन कई मोर्चों पे वो भी विफल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अपहरण के मामले कुछ दिनों पहले रिपोर्ट थी, उसमें यूपी नंबर 1 था। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जो लगातार ये देखने सुनने को मिलती है नेहा जी, कि भले ही इसके ऊपर आप ये बात करते हुए नजर आ जाए कि यूपी में पूरी तरह से राम राज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तब आपको असल अंदाजा होता है कि जो कहा जा रहा है दरअसल जमीन पर वैसा नहीं है। और लगातार वहां से जो है खबरें आती रहती हैं, लगातार डरावनी तस्वीरें वहां से आती रहती हैं जो ये बताती हैं कि कहना और जो कथनी जो कहते हैं कि करने और कथनी में फर्क होता है, वो कुछ नजर आता है वहां पर भी। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो उससे थोड़ा सा अलहदा मसला यूपी से वहां पर है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सल प्रभावित जगह है, और यहाँ पर छोटा स्टेट है, यूपी की तरह बड़ा स्टेट नहीं है, और वहां पर खदानें और जंगल इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो इसी को देखते हुए क्या जो नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, क्या वो अपनी रणनीति कुछ ऐसी बनाएंगे कि जो इन कह सकते हैं हरकतें जो हैं खासकर नक्सलियों की, क्या उनके खिलाफ वो अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी नेहा जी। क्योंकि लगातार अगर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक बात अगर ब्लास्ट हो रहे हैं, लगातार इस तरह के धमाके हो रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का सबब है, क्योंकि जो आम जो लोग हैं उनको डराया धमकाया जाता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी है। क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि पुलिस कई बार ऐसा भी करती है कि जो हमें नक्सली बताकर भी पुलिस उठा कर ले जाती है, और यही वजह कई बार इसको लेकर चर्चा भी हुई है कि जो वहाँ के आम लोग हैं उनको भी परेशान किया जाता है। तो ये तालमेल जो बैठाने की बात मैं कर रहा हूँ नेहा जी, यही कर रहा हूँ कि कैसे वो फर्क साबित कर पाएंगे, कैसे नक्सलवादियों पे या इस तरह की जो गतिविधि में लोग शामिल हैं उनके ऊपर कह सकते हैं कि कार्रवाई कर पाएंगे। ये उनके जो कह सकते हैं कि आने वाले सरकार में देखना होगा कि किस तरह से इनके ऊपर अंकुश लगाएंगे और क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा बेहतर शासन की बात करती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के ऊपर निगाहें रहेंगी कि जो उनके नए मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय इस तरह की गतिविधियों कैसे रोक पाएंगे।
बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये देखना होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को छत्तीसगढ़ में उतारा है, जैसे कि अभी बताया ही अमन जी ने, विष्णुदेव साय जो कि आज 4 बजे के करीब यहाँ शपथ ग्रहण करने वाले हैं। और अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवादी अटैक हमेशा से होते आए रहे हैं, वहां पर ब्लास्ट की खबरें जो हमेशा से वहां पर सामने आती रहती हैं, आखिरकार यहाँ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इनको रोकने में कामयाब हो पाएगी। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।